नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज शनिवार है, रात 8 बज चुके हैं और बैंकिंग की बात मेरे साथ का ये 43वां एपिसोड है। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। आज बात करेंगे 5 मुद्दों पर। सबसे पहला है कि रिजर्व बैंक ने चिंता जताई है कि बैंकों का जो डिपॉजिट और क्रेडिट का जो रेशो है वो डगमगा रहा है। दूसरा, 1 अप्रैल से आरबीआई ने कुछ परिवर्तन किया है आपकी ऑनलाइन पेमेंट्स के और ट्रांजैक्शंस के बारे में। फिर आरबीआई ने लगाया है जुर्माना कुछ बैंकों पर। प्राइवेट बैंक जो है वो जूझ रहे हैं इंटरनल कन्फ्लिक्ट से, गवर्नर से, लीडरशिप से। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एक फ्रॉड के बाद एक और हरियाणा में फ्रॉड सामने आया है, कोटक महिंद्रा बैंक का। इन 5 विषयों पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है कि दिन ब दिन, डे बाय डे, हर क्वार्टर, हर फोरनाइट जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशो है वो बिगड़ती जा रही है बैंकों की। अभी जो ये रेशो है ये 83% से ज़्यादा हो गई है। यानी आइडियल अगर सीआर ये रेशो है क्रेडिट डिपॉजिट की, ये 80% होनी चाहिए। यानी आरबीआई के अनुसार बैंक जो है उनके पास जितना डिपॉजिट है उसका 80% वो लोन दे सकते हैं, क्रेडिट दे सकते हैं। लेकिन डिपॉजिट की ग्रोथ हो रही है कम और एडवांसेस की हो रही ग्रोथ ज़्यादा। तो डिपॉजिट की ग्रोथ जहाँ 10.8% है, वहीं क्रेडिट की 13.8%। यानी वो ज़्यादा गति से ग्रो कर रहे हैं। बैंकों को क्रेडिट जो है वो उनका मेन काम है, वो ग्रो होना चाहिए। लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है डिपॉजिट की। अगर डिपॉजिट उतना ग्रोथ नहीं होगी तो वो क्रेडिट कहाँ से करेंगे? उनको फिर जो है आरबीआई से या बाहर से महंगे दरों पर लोन लेना पड़ेगा। अब ये जो परेशानी है लिक्विडिटी की, जो ये बढ़ रही है, तो उसके कुछ कारण है। भाई, डिपॉजिट में ग्रोथ का एक पहला कारण है कि बैंकों में जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा नहीं है। लोग म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, गोल्ड में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन बैंक भी कुछ कम नहीं है। बैंक भी अपना एक तरफ जो कासा क्रिएट करते हैं, यानी वो करंट और सेविंग में जो डिपॉजिट लेकर आते हैं, वो बैंक ही अपने उस कासा को थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स में बेच देते हैं। यानी जो ग्राहक है वो अपनी इच्छा से अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करे, शेयर मार्केट में करे, इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड में करे तो समझ आता है। लेकिन बैंक अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए थर्ड पार्टी के अपने ही डिपॉजिट को, अपने ही कासा को थर्ड पार्टी के लिए दे देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा जो है डिपॉजिट ग्रोथ कम हो गया। तो रिजर्व बैंक इस पे चिंतित है। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बार बार बैंकों से कहा है कि मिस सेलिंग नहीं करें। तो ये अगर बैलेंस नहीं बनाया बैंकों ने तो आने वाले समय में लिक्विडिटी की और दिक्कत होगी। ये रेशो जो है वो बढ़ेगा तो बैंकों के लिए क्रेडिट जो है वो देना वो मुश्किल होगा। दूसरा मुद्दा है, रिजर्व बैंक ने जो सितंबर में एक ऑनलाइन पेमेंट की, ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी थी, उसमें एक नया फैक्टर 2FA यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, उसकी शुरुआत करने के लिए कहा था और 1 अप्रैल से वो मैंडेटरी हो जाएगा, यानी वो लागू हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, कभी कोई पेमेंट करते हैं तो हमें OTP आता है, हम उसको उस सिस्टम में डाल देते हैं तो वो पेमेंट हो जाती है। लेकिन रिजर्व बैंक कहना है कि ऐसा नहीं चलेगा। सिर्फ एक ऑथेंटिकेशन काफ़ी नहीं है,
कम से कम 2 ऑथेंटिकेशन जो है वो कंज्यूमर के पास होनी चाहिए। OTP के अलावा कोई पासवर्ड वो डाल सकें, वो कोई पिन डाल सकें, कोई सॉफ्टवेयर टोकन, हार्डवेयर टोकन डाल सकें, और जो बायोमेट्रिक है वो थंब का या फेशियल का वो भी उसमें अवेलेबल होना चाहिए। तो डबल ऑथेंटिकेशन यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, ताकि लोगों को ये जो फ्रॉड्स हैं कुछ उनसे बचाया जा सके। तो एक अच्छा प्रयास रिजर्व बैंक का कितना सार्थक होगा ये 1 अप्रैल के बाद हम लोग देख सकेंगे। वैसे ही रिजर्व बैंक समय समय पर बैंकों पर जुर्माना लगाता रहता है अलग अलग कामों के लिए, लेकिन अभी बैंकों के 3 नेशनलाइज्ड बैंकों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर जुर्माना लगाया है। अब जुर्माना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर लगाया गया है 95.40 लाख, और वो उनका कहना है कि कस्टमर को उन्होंने 24 घंटे फैसिलिटी नहीं दी कि वो अपनी कोई प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करें, उनके साथ कोई दिक्कत हो गई है, और जो उनको कुछ फंड्स वापस देने हैं 10 दिन के अंदर वो उन्होंने नहीं दिए हैं। वैसे ही सेंट्रल बैंक पर 63.60 लाख का जुर्माना लगाया है। सेंट्रल बैंक ने CKYC जो है उसको पूरी तरह से किया नहीं है, और जो बेसिक अकाउंट है वो जिनके ऑलरेडी हैं उन्हीं के फिर खोल दिए हैं। तो इस प्रकार से बैंक ऑफ इंडिया पर भी उन्होंने 58.50 लाख का जो है जुर्माना लगाया है, ताकि प्रायोरिटी सेक्टर को उन्होंने जो अकाउंट में लोन दिया है उसके ऊपर प्रोसेसिंग फीस जो है वो ज़्यादा उन्होंने क्लेम की है। और वैसे ही FDs के रिन्यूअल या इंटरेस्ट के ऊपर भी बहुत सारी उनके ऊपर कंप्लेंट थी। तो यानी कई बार हमें लगता है कि बैंकों ने कोई अगर ज्यादती की है तो हम उसका अगर कोई कंप्लेंट करेंगे तो असर नहीं होगा, असर होता है। बैंक अगर नहीं सुनता तो हम रिजर्व बैंक के पोर्टल पर जाते हैं, वहाँ पर कंप्लेंट करते हैं और वहाँ उसका डिस्पोजल हो जाता है। और ऐसी सारी कंप्लेंट को देखते हुए रिजर्व बैंक बैंकों के ऊपर भी जुर्माना लगाता है। इसी कड़ी में इन 3 बैंकों पर रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया है। प्राइवेट बैंक जो हैं वो आजकल NPA से नहीं जूझ रहे, यानी उनकी NPA जो है वो उनके कंट्रोल में है, लेकिन उनका जो मुश्किल है उनकी इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, उनकी गवर्नेंस की जो प्रॉब्लम है, उनकी लीडरशिप की प्रॉब्लम है। वो अभी हमने देखा है HDFC बैंक में होता हुआ कि जब वहाँ जो बोर्ड के पार्ट टाइम चेयरमैन थे वो रिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, और बोर्ड जो है उनकी बातों से सहमत नहीं था और वो बोर्ड की बातों से सहमत नहीं थे। अब ये चेयरमैन चक्रवर्ती का इस्तीफा हो जाता है, उसके बाद एक और एग्जीक्यूटिव का सैक कर देता है HDFC बैंक, और उसके बाद HDFC में बड़े रणनीतिकार जेफरी क्रिस्टवुड जो है, जिनका एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था HDFC बैंक में, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ से निकाल लिया है। यानी उन्होंने जो पैसा शेयर मार्केट में HDFC बैंक में लगाया हुआ था वो सारा निकाल लिया है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये बैंक जो है, ये बोर्ड जो है, ये ऊपर के जो लोग हैं ये आपस में ही लड़ रहे हैं, गवर्नेंस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, लीडरशिप का क्रंच है। तो ऐसे में बैंक की ग्रोथ कितनी और कैसे होगी ये ऐसे रणनीतिकारों को भी लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि इन बैंकों का भविष्य क्या हो सकता है। सरकार उसके ऊपर ध्यान दे, रिजर्व बैंक ध्यान दे, नहीं तो लोगों का जो स्टेक है, लोगों का जो विश्वास है वो कहीं कम ना हो जाए। अंत में IDFC फर्स्ट बैंक के घोटाले के बाद जो कि हरियाणा में हुआ, चंडीगढ़ ब्रांच में हरियाणा सरकार के जो खातों से लगभग
450 करोड़ का घोटाला हो गया, घपला हो गया, लेकिन पैसा वापस आ गया। लेकिन हुआ, अब उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था? बैंक के लोग थे, सरकार के कर्मचारी थे, उसके ऊपर जांच चल रही है, लेकिन पैसा वापस आ गया है। लेकिन ये कोई अच्छा संदेश नहीं था। वो ख़त्म नहीं हुआ था तो कोटक महिंद्रा बैंक पंचकुला में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के खाते में से 150 करोड़ की एफडी जो है वो नदारद पाई गई। हालांकि बैंक ने जो मैनेजर थे वहाँ पर, उनको उन्होंने सैक कर दिया है, उन्होंने सस्पेंड कर दिया दिलीप राघव को। लेकिन ये जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो ग्राहकों का विश्वास जो है बैंकों पर कम होता है, और ग्राहकों का विश्वास कम होता है तो लोग अपना पैसा बैंकों से निकालना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसे ही लाइनें बैंकों के बाहर लग जाएं तो बैंकों की क्या हालत होगी। इसलिए रिजर्व बैंक को इन सभी चीज़ों के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। जो एजेंसीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, उनको भी सिंसियरली और पारदर्शिता के साथ इन्वेस्टिगेशन करते हुए जड़ तक पहुंचने की ज़रूरत है। यानी किसी को बचाने के चक्कर में किसी दूसरे को न लपेटा जाए। जहां कोटक महिंद्रा बैंक अपने इन घपलों की वजह से परेशान है, लेकिन वो दूसरी तरफ डैशू बैंक को जो बिजनेस है, क्योंकि डैशू बैंक जो है भारत में अपना दुकान बंद कर रहा है, तो कोटक महिंद्रा बैंक उसको खरीदने के फिराक में है। अच्छी बात है, कोई बैंक बड़ा बने, किसी दूसरे का बिजनेस खरीदे, लेकिन उसको अपने इंटरनल सिस्टम को भी ठीक करने की ज़रूरत है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले शनिवार, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव भी देते रहें, ताकि मैं आपके सुझावों के आधार पर जो रोज़ की वीडियो जाती है उनको मैं आप तक, सरकार तक और बैंक प्रबंधन तक लेके जाता रहूं। नमस्कार।